हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस के बारे में। ठीक है। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो किया जाता है, जो आपने क्लास 7th में पढ़ा होगा। ठीक है, कि मास जो है वो कभी भी क्रिएट नहीं होता और डिस्ट्रॉय नहीं होता है केमिकल रिएक्शन के अंदर। ठीक है, जितना मास पहले प्रेजेंट था, ठीक है, उतना ही मास प्रोडक्ट्स में भी देखने को मिलता है। ठीक है, जितना मास रिएक्टेंट की साइड प्रेजेंट था, उतना ही मास आपको प्रोडक्ट की साइड भी देखने को मिलेगा। ठीक है। और इन अदर वर्ड्स हम ये कह सकते हैं कि जो नंबर ऑफ एटम्स हैं हर एलिमेंट के, वो सेम रहते हैं। ठीक है, बिफोर एंड आफ्टर अ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो जब भी हमें एक स्केलेटल केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना होगा, तो हम उसके एटम्स के ऊपर काम करते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर एक वर्ड इक्वेशन आपको दे रखी है एक्टिविटी 1.3 में। 1.3 से जो निकल कर आई वो है जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड को जब हमने आपस में मिलाया तो जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन निकल कर आया। ठीक है, इसको हमने वर्ड इक्वेशन को हमने केमिकल इक्वेशन के फॉर्मेट में या फिर फॉर्मूले की फॉर्मेट में रिप्रेजेंट किया। ठीक है, उसके बाद हम नंबर ऑफ एटम्स को कंपेयर करेंगे। जैसे कि यहाँ पर कितने एलिमेंट्स हैं, टोटल 4 एलिमेंट्स हमें देखने को मिलेंगे, जिंक, हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन। रिएक्टेंट साइड इसके कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं ये रिप्रेजेंट हुआ है, और यहाँ पर प्रोडक्ट साइड कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं ये रिप्रेजेंट हुआ है। तो यहाँ पर जिंक का रिएक्टेंट साइड एटम 1 है, प्रोडक्ट साइड भी 1 है। हाइड्रोजन का 2 है, रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड भी 2 है। सल्फर का प्रोडक्ट साइड 1 है और रिएक्टेंट साइड भी 1 है। ठीक है, ऑक्सीजन का रिएक्टेंट साइड 4 है और प्रोडक्ट साइड भी 4 है। तो यहाँ पर जो एटम्स हैं पहले से ही इक्वल हैं। ठीक है, तो ये एक टाइप की बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, इसमें हमें कोई भी स्टेप्स फॉलो करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इस टाइप की इक्वेशंस को जहां पर नंबर ऑफ एटम्स आपके बराबर हो जाएं, ठीक है, उसको हम कहते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है, तो अब हम एक और इक्वेशन निकालते हैं जिस पर हम, जो कि स्केलेटल नेचर की हो। ठीक है, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन हो, यानी कि उसको हमें बैलेंस करना हो। ठीक है, वो पहले से बैलेंस ना हो। तो यहाँ पर हमने आयरन को वाटर की प्रेजेंस में रखा है, तो आयरन ऑक्साइड बना है और हाइड्रोजन गैस एमिट हुई है। ठीक है, ये अब इसके स्टेप्स क्या होंगे, फर्स्ट हमने सबसे पहले टेबल बनाएंगे। ठीक है, जहाँ पर हम तीनों एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करेंगे जो जो हमें उस इक्वेशन में गिवन होंगे। रिएक्टेंट साइड उसके नंबर ऑफ एटम्स लिखेंगे और प्रोडक्ट साइड वाले भी नंबर ऑफ एटम्स लिखेंगे। नंबर ऑफ एटम्स लिखते कैसे हैं, जो आपका नीचे नंबर होता है, अगर आगे कोई नंबर प्रेजेंट है तो उससे मल्टीप्लाई होता है। जैसे कि यहाँ पर कोई नंबर प्रेजेंट नहीं है हाइड्रोजन के आगे, तो हम 1 कंसीडर करेंगे। ठीक है, 1 को कंसीडर करेंगे और उसका मल्टीप्लाई हम नीचे वाले नंबर से जो 2 प्रेजेंट है उससे करेंगे। तो यहाँ पर जो आपका रिएक्टेंट साइड है वहां पर हाइड्रोजन के जो एटम आ जाएंगे वो 2 आ जाएंगे। ठीक है, सेम ऐसी सबके हम नंबर ऑफ एटम्स निकाल लेंगे। फिर अब हमारा काम होगा कि हम चेक करें कि कहाँ पर नंबर ऑफ एटम्स गायब है। तो इसमें जब हम देखेंगे तो आपका जो हाइड्रोजन है केवल वही बैलेंस्ड है, जो आयरन के और ऑक्सीजन के एटम्स हैं वो बैलेंस नहीं है। तो कोई भी हम ऐसी डिजिट लेंगे, जैसे कि यहाँ पर 1 है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं किस चीज का मल्टीप्लाई कर सकती हूँ, यहाँ पर मैं 3 का मल्टीप्लाई कर सकती हूँ। तो यहाँ पर जब मैं 3 का मल्टीप्लाई करूंगी तो इस तरफ भी मेरे 3 एटम्स हो जाएंगे और दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ पर रिएक्टेंट साइड में मुझे आयरन के आगे 3 लगाना पड़ेगा। ठीक है, 3 का मल्टीप्लाई करते हैं तो हम 3 लगाएंगे। अब हम चेक करते हैं, आयरन के भी 3 एटम, इस तरफ भी आयरन के 3 एटम, हाइड्रोजन के 2 एटम्स, इस तरफ भी 2 एटम्स, लेकिन ऑक्सीजन का अभी भी सेम नहीं हुआ है, ऑक्सीजन के 4 है। ठीक है, तो यहाँ पर हम अब क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, जब हमने यहाँ 4 से मल्टीप्लाई किया तो रिएक्टेंट साइड हम H2O के आगे क्या लगा देंगे, 4 लगा देंगे। तो यहाँ पर जब हमने 4 लगाया तो अब हम फिर से कंपैरिजन करते हैं। आयरन के इधर 3 है, इस तरफ भी 3 हो गए। ठीक है, इधर अब हमने यहाँ पर 4 लगाया था तो ऑक्सीजन के तो 4 हो गए, और इस तरफ कितने हैं, 4 हैं। ठीक है, ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया है। अब हाइड्रोजन के पर अगर हम आए तो हाइड्रोजन का 4 2 जा
8, ठीक है। हाइड्रोजन के रिएक्टेंट साइड हो गए 8, ठीक है। लेकिन अभी प्रोडक्ट वाली साइड पर हाइड्रोजन के 2 ही है, तो प्रोडक्ट वाली साइड पर भी 8 करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे हम 4 का, ठीक है। यानी कि 4 का मल्टीप्लाई करने का मतलब इसके आगे हम क्या लिख देंगे, 4 लिख देंगे। तो अब ये हमारी एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बनकर तैयार है। ऐसे ही कर कर नंबर्स को बार बार मल्टीप्लिकेशन कर कर आपको आगे लिखना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपकी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन निकल कर आएगी, वो आपकी निकल कर आएगी। देखिए यही यहाँ पर सेम ऐसी तरीके से किया है, आपके स्टेप्स आगे पीछे हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन किस चीज में, मल्टीप्लिकेशन के बेसिस पर, नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन के बेसिस पर आपके स्टेप्स आगे पीछे हो सकते हैं। लेकिन आपकी जो फाइनल इक्वेशन है, ये आपकी फाइनल इक्वेशन है, ठीक है। 3Fe प्लस 4H2O प्लस ये हमें दे रहा है Fe3O4 प्लस 4H2, ठीक है। तो ये अगर आप नीचे देखेंगे तो सेम इक्वेशंस आपकी निकल कर आई होगी, ठीक है। ये स्टेप 4 में जो आपको देखने को मिल रहा है, हमने भी यही किया है, ठीक है। तो क्या समझ में आया कि स्टेप्स आपके आगे पीछे हो सकते हैं डिजिट्स के बेसिस पर, मल्टीप्लिकेशन के बेसिस पर, लेकिन आपको इसी फॉर्मेट से इक्वेशन को बैलेंस करना आना चाहिए, ठीक। तो ऐसे करके हम किसी भी इक्वेशन को बैलेंस करते हैं, ठीक है। इसको हिट एंड ट्रायल मेथड कहा जाता है, जिससे हम इस इक्वेशन को बैलेंस करते हैं, ठीक है। आगे अब एक ये हमने एक बैलेंस इक्वेशन लिख ली। अब बैलेंस इक्वेशन के बाद क्या होता है कि बैलेंस इक्वेशन लिखने के बाद हम उसमें सिंबल्स लिखते हैं उसकी फिजिकल स्टेट के, जैसे कि आयरन किस स्टेट में मौजूद है, सॉलिड है, लिक्विड है, ठीक है। क्या क्या स्टेट हमें वहां पर देखने को मिलती है। तो जब भी हम एक केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर लेते हैं, उसके बाद सेकंड स्टेप होता है कि हम उसकी फिजिकल स्टेट्स को लिखें। फिजिकल स्टेट्स को लिखने के लिए फिजिकल स्टेट आपकी गैसियस फॉर्म में हो सकती है, लिक्विड हो सकती है, एक्वस हो सकती है, और सॉलिड स्टेट्स भी हो सकती हैं, रिएक्टेंट की और प्रोडक्ट्स की भी, ठीक है। जो लिक्विड स्टेट है वो आपका किससे रिप्रेजेंट होता है, लिक्विड स्टेट आपका L से रिप्रेजेंट होता है, गैसियस स्टेट आपका G से रिप्रेजेंट होता है, एक्वस स्टेट AQ से रिप्रेजेंट होता है, और सॉलिड स्टेट S से रिप्रेजेंट होता है, ठीक है। तो जो आपका वर्ड एक्वस है, ठीक है, अगर वो आपका रिएक्टेंट साइड लिखा है या फिर प्रोडक्ट साइड लिखा है, तो उसका मतलब होता है कि सॉल्यूशन जो है, आपका जो सॉल्यूशन है वो वाटर में प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये ऐसे करके इसकी हमने फिजिकल नोटेशन लिख दी, ठीक है। ये जो आपका सिंबल G है वो H2O के साथ यूज हुआ है, इसका मतलब जो H2O है वो तो लिक्विड होता है, तो यहाँ पर G क्यों यूज हुआ है, ठीक है। वो इस वजह से यूज हुआ है क्योंकि जो आपका लिक्विड है, ठीक है, यहाँ पर जो आपका लिक्विड है वो आपका स्टीम फॉर्म में देखने को मिलेगा। यूजुअली हम जो फिजिकल स्टेट्स हैं वो किसी भी केमिकल इक्वेशन में रिप्रेजेंट नहीं करते, ठीक है, जब तक जरूरी ना हो या फिर उस इक्वेशन में लिखा ना हो कि आपको केमिकल इक्वेशन के आगे उसकी फिजिकल स्टेट्स भी लिखनी है, ठीक है। बहुत रेयर केसेस में आपसे ये पूछा जाता है, ठीक है। समटाइम्स जो रिएक्शन कंडीशन है, जैसे कि टेम्परेचर, प्रेशर, ठीक है, जो कैटलिस्ट यूज हुआ है उसमें, वो हम रिएक्शन के एवब या फिर ब्लो लिख सकते हैं उस एरो पर जो हमने बीच में लगाते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर एक कंडीशन दे रखी है कि ये रिएक्शन तभी टेक प्लेस हो सकती है जब 340 एटॉमिक प्रेशर हो, ठीक है। तो यहाँ पर हम इस कंडीशन को, ये जो मेजर कंडीशन यहाँ पर बताई गई है कि इसके अगर ये प्रेजेंट नहीं है तो इक्वेशन हो ही नहीं सकती, ठीक है। केमिकल रिएक्शन हो ही नहीं सकती अगर ये कंडीशन पॉसिबल नहीं है तो इस कंडीशन को हम एरो के ऊपर या फिर नीचे शो कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन वाला पार्ट हो चुका है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस के बारे में, ठीक है, कि कितने 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 टाइप की केमिकल रिएक्शंस हमें देखने को मिलती हैं, ठीक है। ये हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें।